सहेली। सखी सहेली। कार्यक्रम सखी सहेली में हमारी सभी सखियों को और श्रोताओं को दीपा माहेश्वरी का और बुआ का प्यार भरा नमस्कार। नमस्कार भाई, ढेर सारा भर भर के प्यार भरा नमस्कार। जी, बुआ से तो मिलती है ना, बहुत सारा प्यार भी मिलता है। भाई हम सब देते हैं, तुम लोग भी देते ही हो, उतना ही प्यार देते हो, और हमारे श्रोता भी जहाँ जहाँ बैठे कार्यक्रम सुन रहे हैं जी, खूब प्यार देते हैं, प्यार भरे संदेश भेजते हैं और बड़े प्यार से ये सारे कार्यक्रमों को सुनते हैं, जो भी हम विषय लेकर हाजिर होते हैं। और भाई इसके साथ साथ जो अवसर होता है उसका भी बराबर ख्याल रखते हैं, जैसे कि हमें भी याद दिला देते हैं कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। और ठीक है, हम कल बड़े पूरा शहर या यूं कहें पूरा देश जो है बहुत उत्साह में है, विदेश में भी जो भारतीय बैठे हैं वो भी उत्साह में है स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए, है ना? जी बिल्कुल। और छोटे छोटे बच्चे तो बुआ वो तिरंगे के लिए खुश हो रहे हैं, कई लोगों ने घर में लगा लिए हैं, कई लोग अपने डीपी भी बना रहे हैं मोबाइल पे कि हमने तिरंगा लेके डीपी बनाया है। तो एक अलग माहौल, एक भक्ति और अपना देश के प्रति प्रेम से जो भरा माहौल चल रहा है, देख के बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। और हमारे साथियों ने भी संदेश भेजे हैं जी। इन्होंने लिखा है कि मेरा नमस्कार, सभी विषय ज्ञानवर्धक है। कल होने वाले स्वतंत्रता दिवस पर सबको शुभकामनाएं। सबसे विनती है कि इस दिवस पर सपरिवार राष्ट्रीय झंडा फहराएं और स्वतंत्रता सेनानियों को याद कर उनका नमन करें। जी। और बुआ जी, एक और इसी तरह से संदेश आया कि हिंदुस्तान की फिजाओं को हमेशा रहूंगा याद, आजाद था, आजाद हूँ, आजाद रहूंगा। स्वतंत्रता दिवस की अग्रिम हार्दिक शुभकामनाएं भेजी हैं। क्या बात है। तो ये जो होता है ना कि दिवस जब आते हैं तो खास तौर से ये सारे गीत हमें याद आते रहते हैं। ये देश है वीर जवानों का, ऐसे ही मेरे देश की धरती सोना, है ना? कल हम बहुत सारे गीत सुनेंगे। बिल्कुल सुनेंगे जी। लेकिन ऐसे याद आने लगते हैं और सिर्फ ये दिखावे वाली बात नहीं है, बल्कि दिल में वो जज्बात भी आते हैं। जी बिल्कुल। शुभकामनाएं भी दी बुआ। और आज हम क्या क्या बात करेंगे इस बारे में भी बात कर लेते हैं। देखो ऐसा है ना कि जब देशभक्ति की बात हो गई तो पहले गीत सुन लेते हैं, फिर आगे उसी भाव में बहे रहते हैं। अपने जो वीरांगनाएं हैं, सेनानी हैं, जिनके नाम हमें मालूम है और जिनके नहीं मालूम है, उन सब को नमन करते हुए हम सुनेंगे गीत। और सच बात है कि मन करता है कि उन सब से एक बार मुलाकात करें, उनसे सीधे पूछें कि कैसा क्या होता था और कितनी यंत्रणाएं उन्होंने सही, कितनी परेशानियां उन्होंने झेली। ये सब हम सिर्फ बात करते हैं, उन्हें नमन करते हैं हम आज के दिन उनको। भाई रे गंगा और जमुना की तू गहरी है धार, आगे या पीछे सबको जाना है पार। धरती कहे पुकार के, बीज बिछा ले प्यार के, मौसम बीता जाए, 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 मौसम बीता जाए। अपनी कहानी छोड़ जा, कुछ तो निशानी छोड़ जा, कौन कहे इस ओर तू फिर आए न आए। मौसम बीता जाए, मौसम बीता जाए, मौसम बीता जाए, मौसम बीता जाए।
तेरी राह में कलियों ने नैना बिछाए, डाली डाली कोयल काली तेरे गीत गाए, तेरे गीत गाए। अपनी कहानी छोड़ जा, कुछ तो निशानी छोड़ जा, कौन कहे तो तू फिर आए ना। मौसम बीता जाए, मौसम बीता जाए, भाई रे नीला अंबर मुस्काए, हर सांस तराने गाए, हाय तेरा दिल क्यों मुरझाए। बनती बंसी पे तू भी कोई धुन बजा ले भाई, तू भी मुस्कुरा ले। अपनी कहानी छोड़ जा, कुछ तो निशानी छोड़ जा, कौन कहे इसको तू फिर आए ना। आए रे भाई रे तो भाई ऐसा है कि दीपा जी बहुत सारे संदेश आ रहे हैं, है ना? जी, और बहुत सारे लोग संदेश। अग्रिम शुभकामनाएं दे रहे हैं, बधाई दे रहे हैं स्वतंत्रता दिवस की, उसके साथ साथ तिरंगा भी भेज रहे हैं। जी बिल्कुल, मन और भाव सब उसी से सरोबार है। तो हमारे एक जो मित्र हैं वो कह रहे हैं कि अनेक वीरों ने, अनेक शहीदों ने अपनी जान कुर्बान कर देश को अंग्रेजी शासन से आज़ादी दिलाई है, और हमें आज़ादी की कीमत को, हमें मूल्यों को समझना होगा, और आज हम एक जिम्मेदार नागरिक का परिचय देते हुए देश को कैसे मजबूत बनाएं, इस पर निरंतर चिंतनशील मनन करना हमें पड़ेगा। क्योंकि आज की तारीख में कोई भी देश उपनिवेशवाद और भौगोलिक रूप से किसी भी देश को अपने अधीन नहीं कर सकता, लेकिन ऐसे अनेक देश जिन्होंने अन्य तरीकों से किसी भी देश को अपनी गुलामी की जंजीरों में आर्थिक मदद के लिए जकड़ लिया है, उन्हें आर्थिक गुलाम बना लिया है, ऐसे अनेक उदाहरण देखे जा सकते हैं। और इन्होंने लिखा, भारत आज इतना मजबूत है कि न किसी को गुलाम बनाएगा, न खुद ऐसी परिस्थितियों को आने देगा। ऐसे में भारत निरंतर मजबूत होता रहेगा, प्रगतिशील होता रहे, बुलंदियों को छू सकें। हम सभी नागरिकों का परम कर्तव्य है कि हम देश के प्रति जागरूक रहें और सचेत भी रहें, और बाहरी दुश्मनों की चालों को पहचान भी सकें। जी बिल्कुल, तो इन्होंने बड़ी अच्छे ढंग से लगभग हमारी सारी जिम्मेदारियों को बता दिया जी कि हमें कैसे रहना है। अब जिम्मेदारियों की बात आ रही है, तो इस समय जो है ना कि जिम्मेदारी ये भी है कि आज क्या क्या विषय है ये तो बता दो। जी बुआ, आज एक और चीज को समझना है कि उत्पादों की गुणवत्ता को हम कैसे पहचाने। यही तो हम कह रहे हैं भाई कि जब भी कुछ खरीदे तो वो सही है कि नहीं, जितना मूल्य दे रहे हैं वो सारी उसमें गुणवत्ता है कि नहीं, ये सब देखना जरूरी समझना जी। और केवल अपनी ओर न देखें बल्कि थोड़ा सा पेड़ पौधों की ओर भी नजर डाल दीजिए। हाँ, वो उसके भी बिल्कुल उस पे भी डालेंगे, और साथ में पेड़ पौधों को भी देखेंगे। और सौंदर्य साधना में हम घर में सीरम कैसे बनता है, क्योंकि बाजार में वो बहुत महंगा। सीरम क्या होता है? सीरम यूं कहिए कि गाढ़ा सा या तेल युक्त तेल का बेस रहता है। मतलब भाई थोड़ा सा गाढ़ा सा रहता है, और हाँ लिक्विड एक तरल पदार्थ ही है, तेल से बना हुआ, लेकिन उनमें कुछ घरेलू या कुछ ऐसे गुणी चीजें डली रहती, आयुर्वेदिक चीजें, प्राकृतिक चीजें डाली जिससे कि आपके चेहरे के या फिर अगर हाथ पैरों के लिए भी लेते हैं तो उसमें त्वचा पे बड़ा निखार आता है। हाँ, बस कुल मिलाकर यही है कि बस वर्ड फेमस है कि हम लोग को सुंदर दिखना चाहिए। बात ऐसी नहीं है। हाँ। ये जरूरी नहीं है, अरे भाई त्वचा तो अच्छी दिखे। हाँ, ये बात है कि भाई जैसी भी है अच्छी दिखनी चाहिए जी। और एक चेहरे पर जब चमक रहती है, कांति रहती है, तो मन भी खुश रहता है जी, और एक आत्मविश्वास भी बना रहता है उसमें, बढ़ता है। तो भाई देखो ऐसा है, ये तो हो गई अपनी त्वचा की बात, लेकिन बारिश में जो पौधे हैं उनकी त्वचा या वो कैसे खिले खिले दिखे, देखो देखते ही पता चल जाता है ना दीपा बिटिया। किसी घर जाओ या अपने घर में भी पौधे बड़े मुरझाए मुरझाए से लग रहे हैं, क्या बात है, क्या बात है। और बारिश हो रही है और फिर भी मुरझाए, समझ में नहीं आता है। ये तो भाई सोचने वाली बात है। लेकिन इसी समय जो है जो
पौधे होते हैं बहुत अच्छे से पनपते हैं, फूल देते हैं, फल देते हैं जी। और कोई भी पौधा लगा दो तो तुरंत जड़ भी पकड़ लेता है जी, ये बात तो है। ये जो समय है इनके लिए बड़ा उपयुक्त है। सही मात्रा में अगर खाद मिल जाए तो फिर क्या बात है, इनकी बढ़वार बहुत अच्छी होती है। तो इसके लिए यही कह सकते हैं ना कि जैविक खाद बहुत बढ़िया होता है। जी बुआ, और जैविक खाद बढ़िया तो होते हैं, लेकिन क्या होता है कभी कभी बुआ कि तेज बारिश में ये गमले की मिट्टी है या आपकी बगीचा भी है कोई, उसमें मिट्टी तेज बारिश या तेज पानी आया तो वो बहा ले जाती है। तो क्या उन्हें छतरी लगा दो? तो तुम्हारे कहने का मतलब तो यही नहीं, ध्यान रखेंगे, वही तो बात करने जा रहे हैं बुआ कि कैसे हम खाद को भी संभाल के रखें, किस तरह से हम मिट्टी में इन दिनों डालें और कौन कौन से खाद डालें जिससे कि हमारे पेड़, हमें लगता है कि भाई बारिश इतनी आ रही क्या जरूरत है, लेकिन नहीं, ऐसी बात नहीं है, खाद डालने की अभी भी जरूरत इसमें है। तो भाई इन सारी चीज़ों का ख्याल रखें क्योंकि नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटेशियम है, ये तत्व जो हैं पौधों की वृद्धि के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। गमले और बगीचे में मिट्टी तैयार करते समय पुरानी गोबर की खाद मिला दें। महीने में 1-2 बार मुट्ठी भर यही खादें डाल सकते हैं जी। और ताज़े गोबर का इस्तेमाल न करें। हम वैसे तो हमारे बहुत सारे साथी जानते भी होंगे क्योंकि वो बहुत तेज होता है। आप वैसे भी देखेंगे कि अगर गोबर हुआ है तो उसमें धुआं निकलता है जी, क्योंकि अमोनिया की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, तो वो बल्कि पौधों को, पत्तियों को सुखा देती है, जला देती है, तो नुकसान पहुंच सकता है। इसी तरह की बात एक हमारी श्रोता लिख रहे हैं कि बारिश के मौसम में गमलों के ऊपर तक आप 3 भाग मिट्टी और 1 भाग गोबर खाद को मिलाकर भर दें। गमले के ऊपरी भाग को खाली छोड़ने से उसमें पानी भर जाएगा और पौधे खराब हो जाएंगे। और 10 दिन के अंतराल में पौधों में फंगिसाइड स्प्रे करें, इससे फंगस के आक्रमण से पौधे बचेंगे। और 10 से 15 दिन के अंतराल में नीम ऑयल भी सारे पौधे में डालें, इससे बरसात में होने वाले बहुत सारे कीड़े मकोड़े वो जो उनकी वजह से भी पौधे बचेंगे। तो भाई नीम की खली जो है वो तो डाली ही जाती है। इसमें मौजूद जो पोषक तत्व है वो कीट नियंत्रित करते हैं और मिट्टी की संरचना सुधारते हैं, पौधों को पोषक तत्व पहुंचाते हैं, ये बहुत बड़ा काम करते हैं। तो 1 मुट्ठी नीम की खली पौधों के चारों ओर समान रूप से डालें और हमें लगता है थोड़ा सा मिट्टी खोद कर डालें जी, और ऊपर से फिर मिट्टी डाल दें ताकि अगर बारिश हो तो सीधे मिट्टी की खली न बह जाए। हाँ, जी बिल्कुल, तो इस बात का ख्याल रखें है? और इसी तरह से बुआ वर्मी कंपोस्ट में भी डाला जाता है। इसमें भी नाइट्रोजन, जैसे ये गोबर की खाद होती है ना, उसी तरह से नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम बहुत मात्रा में होता है और मिट्टी को उपजाऊ जो शक्ति होती है, उपजाऊपन की, वो बढ़ाती है। तो 2 मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट को मिट्टी की सतह पर समान रूप से डालने के बाद पौधों को अच्छी तरह से पानी दें। तो बहुत थोड़ा खुला दूर डालना है और फिर हल्की सी मिट्टी की परत वापस इसमें भी डाल देनी है ताकि ये बच के रहे भाई, क्योंकि बारिश का जो मौसम है खुशियां लाता है। ये हमारे साथी लिख रहे हैं, हमारी फसलों के लिए और पेड़ पौधे पे नई जान आ जाती है। जो हमने गमले में पौधे लगा कर रखे होते हैं उनमें पानी को ठहरने दें और हो सके तो खुले में ना ही रखें तो अच्छा है। सब्जियां और ऐसे पौधे लगाएं जो बरसात के मौसम में हों, जैसे कि भिंडी या बेल वाली सब्जियां, और हमेशा ध्यान रखें कि पौधों में पानी रुके ना। रुका हुआ जो पानी होता है वो नुकसान देता है जी। और एक और हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि अगर गमले में पौधे लगे हैं और गमले छत पर खुली जगह पर रखें तो उनमें बारिश का पानी इकट्ठा ना होने दें, उनको खाली करती रहें। अगर किसी बगीचे में लगे हैं तो उन पौधों के नीचे खरपतवार बारिश में ज़्यादा उग जाती हैं, तो उन खरपतवार को समय समय पर उखाड़ते रहें। पौधों के जो पत्ते पीले पड़ चुके हैं या बारिश के कारण गलने लगे हैं तो उन्हें भी निकाल दें। पौधों पर फर्टिलाइज़र जिसमें यूरिया, जो कि साबूदाने के जैसा सफ़ेद दानेदार होता है, हर पौधे में लगभग 8 से 10 दाने डालने के लिए और पौधों की कटिंग करने के लिए बारिश का मौसम बहुत ही उपयुक्त है। क्या बात है। और जहाँ पर पेड़ पौधे लगे हों, वो चाहे गमले में हों या उसके अगल बगल बरसात की वजह से कुछ और भी खरपतवार की तरह बेकार के पौधे निकल आते हैं, तो उनको साफ करते रहना चाहिए, वरना उस पौधे को सही खाद पानी नहीं मिलने से उसकी गुणवत्ता खराब हो जाएगी। बहुत ज़्यादा पानी की वजह से पेड़ पौधे सड़ जाएंगे, इसलिए गमलों को तो कहीं शेड में रखना बेहतर होगा। ज़मीन के पौधों को कुछ नहीं किया जा सकता, लेकिन ये हमारे एक साथी ने लिखा है। और गमलों की जहाँ तक बात आती है तो अगर मौका मिले, संभव हो आप के लिए, तो इस तरह से रखें कि थोड़ी थोड़ी झींसी जैसी पड़ती रहे उनके ऊपर, तो उनको भी बारिश का मजा भी मिले, पानी भी मिले। और अगर कम गमले हैं, घर में हैं, तो आप जैसे एक दिन किसी दिन बारिश हो रही है तो आप एक दिन रख दीजिए, फिर अंदर कर लीजिए या कुछ पर्दा वगैरह डाल दीजिए। तो भाई बिल्कुल बच्चों की तरह होते हैं पौधे भी, तो उन्हें वैसे ही देखना पड़ता है। और वो पौधे की गुड़ाई भी करते रहना पड़ती है वो बीच बीच में, क्योंकि उनसे हवा भी उससे मिलती रहे और मिट्टी बहुत ज्यादा गीली ना रहे। वो नीचे गीली होने लग जाती है, इसी वजह से
ऊपर हमारे पौधे जी गलने तो लग जाते हैं। पानी जो है, पानी कम होता है तब तो पौधे सड़ते हैं, सूख जाते हैं, लेकिन अगर ज्यादा पानी की वजह से जब दिक्कत आती है तो वो फिर रिकवर नहीं कर पाते, यानी फिर वो ठीक नहीं हो पाते, उससे सड़ ही जाते हैं। जी तो कभी एक बार पानी कम हो जाए तो चलेगा, लेकिन इस बारिश के मौसम में खासतौर से पानी का ख्याल रखिए कि किस तरह से देखें। अक्सर ऐसा होता है कि पानी ऊपर तो कम दिख रहा है, लेकिन जो नीचे ट्रे रखी है उसमें पानी है, तो हमारी स्वास्थ्य के लिए भी गड़बड़ है और पौधों के लिए भी गड़बड़ है। भाई, गड़बड़ की बात यही रख के एक गीत सुन ले। बिल्कुल। बाहों में बहारों में इठलाता गाता आया कोई, नाजुक नाजुक कलियों के दिल को धड़काता आया कोई, आया कोई, आया कोई, आया कोई होए। बाहों में बहारों में इठलाता गाता आया कोई, नाजुक नाजुक कलियों के दिल को धड़काता आया कोई। भीनी हवा उदी घटा कहे तेरे आंगन में बरसेगा प्यार, फूलों के हार लेके बहार करने को आई मेरे सोला सिंगार। रंगों की उमंगों की गागर छलकाता आया कोई, आया कोई, आया कोई, आया कोई होए। बाहों में बहारों में इठलाता गाता आया कोई, नाजुक नाजुक कलियों के दिल को धड़काता आया कोई। सपनों के जाल रंगी ख्याल देके हिचको ले कहे आंखें न खोल, दिल की ये बात दिल का ये राज जाने ना जाने कोई तू कुछ न बोल। आँखों से इशारों से सब कुछ समझाता आया कोई, आया कोई, आया कोई, आया कोई होए। बाहों में बहारों में इठलाता गाता आया कोई, नाजुक नाजुक कलियों के दिल को धड़काता आया कोई। छाया है आज रिमझिम का रात, फिर भी है मेरे दिल को उतना ही गम। सखियों से दूर अपनों से दूर किसे है खबर कल कहाँ होंगे हम। उलझन की दीवारों से दिल को टकराता आया कोई, आया कोई, आया कोई, आया कोई होए। बाहों में बहारों में इठलाता
भाई आया तो बहुत सारा है, मतलब मेहमान भी आए हैं कार्यक्रम में, बहुत सारे प्यारे प्यारे संदेश भी आए हैं, और एक बड़ा बहुत ही प्यारा संदेश है, कहो तुम पढ़ दें? पढ़िए ना, बिल्कुल। जब आप बोल रहे हैं प्यारा सा है तो हम भी सुनना चाहते हैं। नहीं, सोच लो, तुम्हें झटका लग सकता है। हाँ हाँ, तो हम जानना चाहते हैं बुआ ये क्या झटका है। झटका तो बाद में लगेगा, देखो कैसा लगता है तुमको। हमारे साथी ने लिखा है 6 आने का टिकट मतलब 4 आने का मतलब 25 पैसे, 8 आने का मतलब 50 पैसे, 6 आने का करीब 36 पैसे का टिकट। लो बुआ, समझ गए, समझ गई तुम? समझ गए। हमारे श्रोताओं ने हमें याद दिला दिया बुआ कि हमने कथा सुधा के बारे में तो बताया नहीं। यही तो हम कह रहे हैं कि भाई देखो, हमारे साथी हमें बड़े अच्छे से प्यार से बता देते हैं कि आज हमें कथा सुधा में हम क्या लेकर हाजिर हैं। तो बाकी कुछ लोगों ने तो फेसबुक पर पढ़ लिया, लेकिन बाकी सब श्रोताओं को हम बता दें जिन्हें इंतजार है कथा सुधा का। और आज कहानी का दूसरा भाग है 6 आने का टिकट। जी बुआ, ये भाग पहला है जी, भाग पहला है इसका। जी, तो भाई ये सुनेंगे आज 6 आने का टिकट क्या होता है इसमें, और कहानी ऐसे ही चलेगी। तो बहुत रोचक है कहानी, बड़ी मजेदार भी है। तो हमारे साथी सुनेंगे, कहीं ना कहीं इसमें हास्य भी है। और ये तो वैसे ही हो गया दीपा बिटिया, जैसे कि वो एक था ना कि दामाद जी आए थे घर में खाने के लिए, और सब खाना लिए, सासू माँ बड़ी खुशी खुशी दामाद जी को खाना परस रही थी और खिलाए जा रही थी। और दामाद जी को दिख रहा था कि पापड़ है, वो उन्होंने दिया ही नहीं जी, और उनका बहुत मन था खाने का जी। तब फिर उन्होंने सोचा कि अब कैसे सीधे सीधे मांग लें। भाई दामाद थे तो उन्होंने कहा कुछ तो जुगाड़ लगाना पड़ेगा जी। तो उन्होंने सारी बातें की, फिर बताया कि सासू माँ ऐसा है कि हम रास्ते में आ रहे थे ऐसे ऐसे, और थोड़ा सा बारिश का मौसम चल ही रहा है, तो ये बड़ा सा अजगर दिखाई पड़ा, और यहाँ से लेके वो जो पापड़ रखा है वहां तक था। तब उनको याद आ रही, रुको पापड़ भी तो देना है। तो आज हमारे यहाँ 6 आने का टिकट ऐसे ही हो गया। तो हमारे श्रोता, आज हमारे सारे श्रोता वही दामाद बन गए। जी हाँ, बिल्कुल दामाद बन गए, इन्होंने बड़े इशारे में बता दिया। लेकिन हाँ, ये 16 आना जो होता था वो 1 रुपया होता है, और इन्होंने बहुत सही बताया, ऐसे ही कुछ आसपास ही होता है, क्योंकि 4 आना भी बिल्कुल 25 पैसे नहीं होते हैं। तो हमारे साथी सब जानते ही हैं। और अब हम क्या करने वाले हैं, गुणवत्ता की बात करने वाले। किसकी? उत्पादों की गुणवत्ता। तो कई बार हम धोखा खा जाते हैं ना बुआ, की चीज हम लाते हैं सोच के कि बहुत अच्छी है, बहुत महंगी, और घर आके पता चलता है कि ये तो डुप्लीकेट है या उसके जैसा बिल्कुल नकली, असली के नाम पे नकली चीज ना आए। इनका हमें ध्यान रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम ऑनलाइन खरीदें या दुकान से खरीदें, कभी कभी पहचान हम कर नहीं पाते हैं। तो ये परख इसलिए जरूरी, क्योंकि अगर मान लीजिए कुछ खाने का सामान मंगाया है तो सेहत की सुरक्षा भी हमारी सुनिश्चित रहनी चाहिए। जब भी खरीदारी की बात आती है तो खाने की बात पहले आ जाती है। क्या करें, घूम फिर के चीजें वहीं घूमती फिरती है ना। अच्छा खाना, सारा जो है हमारा मतलब कमाना धमाना रोजगार सब पेट से है। और हम तो सखियां हैं, सहेलियां हैं ना, तो हमारी धुरी उसी के आगे पीछे घूमती नहीं की होती है। देखो हम कमाते भी इसीलिए, कहते हैं ना पेट नहीं तो भेंट नहीं। तो पेट भी है इसीलिए भेंट होती है जी। तो जाहिर है कि हम खाने पीने की बात करते हैं, और खास तौर से जैसे तुम ठीक कह रही हो, कल 15 अगस्त है, हम बूंदी के लड्डू खाएंगे। सभी जगह जहाँ भी झंडा फहराया जाएगा आप सब शरीक जरूर होइएगा, और दोने में मिठाइयाँ भी बढ़ती हैं और लड्डू जरूर मिलता है। ऐसे ही त्योहार अब आने शुरू हो गए हैं। बिल्कुल। तो ये जो मौका होता है, इसमें हमें देखना होगा। अक्सर यही बात उठती है कि खोया जो है वो बनावटी है, मिलावट वाला बन रहा है, केमिकल से बन रहा है, तो उसकी गुणवत्ता देखना बहुत जरूरी है। जी बिल्कुल। और जैसे आप बता रहे थे ना, त्योहार में भी तो अभी पकवान भी वगैरह भी बनेंगे, तो चीजें कहाँ से खरीदें? तो ये है कि भाई अब यूं कहे कि नकली है तो फिर कहाँ से खरीदें? तो अधिकृत विक्रेता से हम अगर खरीदते हैं तो बहुत अच्छा है, क्योंकि इनके पास जो असली सामान तो मिलेगा ही, हो सकता है थोड़ा महंगा मिलेगा। जब भी दुकान से सामान लें तो वहाँ पे बिल भी साथ में ले लेना चाहिए। और अगर बेचने वाला या जो विक्रेता है वो गलत भी अगर कहीं दे रहा है तो आपके पास सामान खरीदने का फिर सबूत रहता है। तो इसलिए अधिकृत विक्रेता से लेना। तो ये बात जो अभी हम कह रहे हैं, रसीद लेने की बात या जो भी है, ये सिर्फ खाने की चीजों पर लागू नहीं होती। ये आप किसी भी चीजों की बात कर सकते हैं, चाहे वो बिजली का उपकरण हो, विद्युत उपकरण हो, या कोई घरेलू सामान हो, बर्तन आदि हो, फर्नीचर हो, जो भी चीज है। और उसकी गुणवत्ता तो थोड़ा सा अनुभव से ही ज्यादा आती है जी। या तो उसमें जो चीजें लिखी होती हैं उनको आप पढ़ें,
फिर उसकी रसीद ठीक से रखें और कहीं कोई दिक्कत आती है तब उनको दिखाएं कि भाई ये आपने कहा था, ये तो ऐसा नहीं निकला, जी, है ना। तो इन सारी चीजों का ख्याल रखना होगा। जैसे कपड़ों की अगर हम बात करें तो वो कहते हैं सूती है, लेकिन आपको पहनने के बाद लगता है कि नहीं, इसमें कुछ पॉलिस्टर की मिलावट है या कुछ और है, तब आप बाद में ही बता सकते हैं, है ना। जी बिल्कुल। और जैसे ये बात हो रही है ना कपड़े की या कोई भी चीज की, तो सभी लोग बहुत आजकल व्यस्त रहने लग गए हैं, काम पे सब लोग जाते हैं, किसी न किसी तरह से अपने आप को व्यस्त रखते हैं, तो वेब ऑनलाइन हम खरीद लेते हैं। अब ऐसे में गलत वेबसाइट से ना आ जाए, ये भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, उससे सावधान रहना है, क्योंकि ऑनलाइन खरीदते वक्त आकर्षक कीमतें होती हैं, सेल लगा होता है या वहाँ पे लिखा होता है ये भाई बस इतना, मान लीजिए 100 रुपए की चीज़ है तो अभी 60 में मिल रही है, तो हम उसमें जल्दबाजी में ले लेते हैं। तो वहाँ हम झांसे में आ जाते हैं। ये कैसे देखेंगे? जी, वेबसाइट की जाँच परख करना बहुत ज़रूरी है। वो ये सुनिश्चित कर लेना पड़ता है वो असली है या भरोसेमंद है, वो पता चल जाता है बुआ कि जैसे कि या तो आप अपने दोस्तों से बातचीत करते रहें, आपने खरीदा है, लोगों के अनुभव का लाभ उठाएं, और कहीं ना कहीं उसमें जो रिव्यूज आते हैं वो आप जरूर देख लें। अक्सर क्या होता है कि हम कोई चीज खरीदते हैं, कोई कपड़ा हमने देखा, उसको देखते देखते हम थोड़ा भटक भी जाते हैं, हमने दूसरी चीज देख ली और उसी के अंदर दूसरी कंपनी भी आ जाती है, दूसरी साइट भी आ जाती है और हमें पता नहीं चलता। जी। और उसमें कभी कभी रिटर्न की पॉलिसी ही नहीं होती, यानी वापस करने का कोई भी संभावना नहीं होती, कोई उसमें वो नहीं रहता, उनकी शर्त नहीं रहती है। फिर बाद में जब हम खरीद लेते हैं, अरे पहले में तो पढ़ा था कि हाँ वो वापस लेंगे 7 दिन के अंदर, लेकिन जब लिया तो पता लगा इसमें वापस ही नहीं करना है। जी। तो ये सारी चीजें आपको जब लेते समय आप बिल्कुल जल्दबाजी ना करें। उसके साथ साथ आप उसमें जितने रिव्यूज होते हैं वो ये ना सोचें कि ये लोग बनावटी होता है, नहीं, रिव्यू सही भी होता है और उसमें ढेर सारे आते हैं, उसको पढ़ने में हम अक्सर बहुत आलस्य भी करते हैं। हाँ, ये बात वो तो आलस्य ना करें। जी। और ऐसा भी कर सकते हैं ना साथ में बुआ कि ढेर सारा सामान ऑर्डर करने के बदले में पहले थोड़ा करके देख लें। हाँ। तो थोड़े में पता चल जाएगा कि चीज सही आ रही है, अच्छी आ रही है, या ये वेबसाइट भी सही है या नहीं है, वो भी हमें पता चल जाए। एक कुर्ता ले लें, उसके बाद 6 और मंगवा लें। आप लालच दे रही हैं। बिल्कुल दे रहे हैं। नहीं, लेकिन बहुत सारी चीजों में होता है, जैसे कि कमरे रूम फ्रेशनर आते हैं, हम चाहते हैं कि हर बाथरूम में टांग दें, कमरे में रख दें, तो आप 1-2 मंगवा लीजिए, पहले देख लीजिए उसको कि उसकी सुगंध आदि ठीक है कि नहीं, फिर उसके बाद ज्यादा मंगवाइए। बिल्कुल सही कह रही हो। जैसे बहुत सारी और भी चीजें आती हैं, कंपोस्ट वगैरह भी आते हैं आजकल, बहुत सारी चीजें आती हैं कि गमलों में डालने के लिए छोटी टिक्की आदि भी आती है, तो आप 1-2 मंगवाएं पहले और उसको देख लें। और इसी तरह फर्नीचर भी दिखाते हैं, खूबसूरत से फोटो होते हैं, हमें पता ही नहीं, अब उन्होंने मान लीजिए कोई एक प्रकार की लकड़ी लिखी, शीशम लिखी है उदाहरण के तौर पे, हमें पता ही नहीं है शीशम है कि नहीं, हमने तो बड़ा सा फर्नीचर या सोफा सेट मंगा लिया। अब घर आके पछताने से तो अच्छा है कि पहले वहीं से ही कुछ छोटी चीज मंगा लीजिए और उसमें, ताकि रिटर्न भी हो जाए और हमें भी पता चल जाए। ये सारी चीजें तो जैसे ये बात तुम कह रही हो दीपा बिटिया, ये तो हमें जाकर भी अगर दुकान में लेना है तो भी हमें यही चीजें अपनानी चाहिए। जी बिल्कुल। और लकड़ी की बात अगर होती है तो जो अनुभवी लोग हैं उनको साथ में लेकर जा सकते हैं। हाँ, है ना, ये बात भी बिल्कुल सही है। तो सबसे संपर्क बड़ा अच्छा रखना पड़ेगा। बड़ों से खूब सारी जानकारी लेती रहनी पड़ेगी, है ना। देखो है ना कि ये तो जरूरी है। वैसे ही होता है कि पैकिंग जो होती है, जो उनकी पैकेजिंग होती है वो इतनी आकर्षक होती है कि हम जब उसको देखने लगते हैं तो बाकी चीजें भूल जाते हैं। जी, लेकिन हम ये नहीं भूल सकते कि एक अंतराल का वक्त हुआ है बुआ। बिल्कुल। अंतराल के बाद हम फिर आ गए हैं कार्यक्रम सखी सहेली में और बात कर रहे थे कि चीज़ों की गुणवत्ता को या वेबसाइट या ऑनलाइन शॉपिंग
कुछ भी कह लीजिए, उनकी देखो, गुणवत्ता वो को भी तो कैसे एक तरीके की पहचानें? दुकान है ना। जी। जिस भी दुकान पर आप जा रहे हैं उसकी गुणवत्ता या उसकी भी जो विश्वसनीयता है उसके बारे में पता करना जरूरी है। जी। आपके घर के आसपास भी जो दुकान है वो सुने सुनाई बातों पर ही हम अक्सर निर्भर करते हैं ना, कि नहीं नहीं उसके से लो, आंख मूंद कर ले सकते हो। जी बिल्कुल। या किसी का लेने से पहले आपको 10 बार सोचना पड़ता है कि नहीं 10 में से 5 बार तो गड़बड़ निकला था भाई। तो वैसी ही वेबसाइट भी एक तरीके की दुकान ही है, तो जी। आपको एक बार आश्वस्त होना पड़ेगा। उम्मीद की जाती है कि किसी अच्छी कंपनी की वस्तुएं तो अच्छी होगी ही, बगैर किसी अच्छे ब्रांड की वस्तु नहीं खरीदनी चाहिए। भाई ये हम नहीं कह रहे, हमारे साथी ने लिख कर भेजा है। अच्छा। हाँ, नहीं तो तुम कह दोगे बुआ आपने तो कह दिया बस ब्रांड ही लीजिए। तो फिर हम ब्रांड के पीछे चले जाएंगे। नहीं, बहुत सारी चीजों का ब्रांड कुछ नहीं होता है भाई, तो कैसे क्या करेंगे, है ना। सही बात है। और अच्छा, कभी जो स्थानीय जो दुकानें होती हैं, वो स्थानीय जो लोग कपड़े आदि भी बनाते हैं, हाँ। वो वाकई बहुत अच्छे अच्छे जो ब्रांड तथाकथित होते हैं उनसे भी बहुत बेहतरीन उनके होते हैं उत्पाद। और ऐसा नहीं है क्योंकि वो अपने जो व्यवसाय है उसको बहुत आगे नहीं बढ़ाना चाहते या प्रचार प्रसार नहीं चाहते, वो चाहते हैं कि हमारे जो भी लोग हैं, ग्राहक है, वो संतुष्ट हों, तो वो गुणवत्ता पर ध्यान देते हैं। तो हर बार आप प्रचार प्रसार पर नहीं निर्भर कर सकते हैं। और इसी तरह से जो पोषण की बात हो गई बुआ, खास तौर पे कि कुछ खाने पीने की सामान अगर लिया है तो उसका लेबल भी समझना, उसके लेबल की भी जांच करना जरूरी रहती है कि जैसे इसमें आहार और बीमारियों के बीच में जो संबंध है उससे हम बहुत अच्छे से समझ पाते हैं कि लेबल में क्या, जैसे कंपोजिशन लिखा रहता है ना, न्यूट्रिएंट्स उसमें कितने हैं, या विटामिन की बात होती, मल्टीविटामिन की अगर उदाहरण ले तो मल्टीविटामिन तो कौन सी चीज, कैलोरीज वगैरह भी लिख देते हैं, लिखे रहते हैं, इसमें कार्बोहाइड्रेट कितना है। जी 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 जी। तो वो अंतर समझने में मदद करता है लेबल असली और नकली के बीच में। और नकली सामग्री आमतौर पर ऐसे अवयव जो होते हैं वो लिखे होते हैं जो असल में मूल सप्लीमेंट में मौजूद ही नहीं होते। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि मूल सप्लीमेंट क्या है, थोड़ी जानकारी वो रखनी पड़ती है। लेकिन अगर नहीं भी है तो थोड़ा सा पढ़ लीजिए, उसकी जानकारी हासिल कर लीजिए जी, उसके बाद खरीदिए। तो कोई भी चीज खरीदने के लिए मतलब उसको कह सकते हैं एक छोटा सा शोध करना बहुत जरूरी है, तहकीकात करना बहुत जरूरी है कि आप उसकी थोड़ी जांच पड़ताल तो कर ही लीजिए। जी, यानी कि अगर कोई पोषक तत्व मौजूद नहीं है या अतिरिक्त है तो इसका अर्थ है कि ये सप्लीमेंट नकली हो सकता है। जी। और उपभोक्ता मंत्रालय या FSSAI ये भी एक, उन्होंने भी एक ऐप दिया है बुआ, स्मार्ट कंज्यूमर बोल के ये ऐप है, जिसमें आप खाद्य पदार्थ के बारे में जो भी आप जानकारी डालेंगे ना, तो वो असली सही है या नहीं है या कितने मात्रा में होनी चाहिए, ये भी वो ऐप बता देता है। तो भाई चीजें बहुत सारी हैं, जरूरत है कि हमारे सजग रहने की और उसकी जानकारी हमारे पास हो इस बात की, और फिर हम उसको उपयोग में लाएं। जी। और हमारे एक साथी ने भी थोड़ा सा बहुत लिखा है, एक तत्व जो उत्पाद वस्तु को उपयोग के लिए उपयुक्त बनाता है, इन्होंने थोड़ी परिभाषा लिखी है, वो है गुणवत्ता की विशेषताएं। गुणवत्ता विशेषताओं का अर्थ है एक ऐसी प्रक्रिया भी है जिसके द्वारा गुणवत्ता के प्रबंधन के लिए प्रौद्योगिकी विदों की भाषा में उपयोग के लिए फिटनेस का अनुवाद किया जा सकता है। और मतलब कि हम जो चीज हमारे लिए फिट है, गुणवत्ता विशेषताओं को उपयोग के लिए फिटनेस के पैरामीटर नामक श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। तो उन्होंने वही है कि फिट है कि नहीं, हमारे लिए सही है, उपयोगी है, उपयुक्त है या नहीं। खाने की सामग्रियों की जालसाजी से जरूर बचना चाहिए क्योंकि ये शरीर को नुकसान देते हैं, बाकी चीजें तो पॉकेट को बस नुकसान देती हैं। जी बिल्कुल, है ना, थोड़ा सा पैसा ज्यादा चला जाता है। अच्छा, पैकेजिंग में भी कर देते हैं, जो नकली पदार्थ देने वाला चाहते हैं वो पैकेजिंग में क्या करते हैं, जो चीज जो बहुत प्रसिद्ध है उससे मिलती जुलती कॉपी बना देंगे और हम सोचते हैं फटाक से डब्बा उठा लिया, हमें पता नहीं चलता है कि ये उसी चीज का है, वो इतना मिलता जुलता सा रहता है। जो गुणवत्ता वाली चीजें होती हैं जो बाजार में बहुत चल चुकी हैं और जो अपनी विश्वसनीयता के लिए जानी जाती हैं, इनका जो है सब चीजें बहुत अच्छी होती हैं, तो बस आप ध्यान देंगे कभी तो कभी HA या जो भी होगी उसकी स्पेलिंग या थोड़ा सा उसका लिखावट जो होगी थोड़ा सा बदलाव होता है। एक ही जगह ई कर देंगे या ए के साथ ई भी लगा देंगे या कुछ ऐसे कर देंगे, ई की जगह आई लिख देंगे, तो आप स्पेलिंग देख लीजिए, उसके साथ साथ उनके रंग आदि को देख लें। कभी कभी हल्का सा रंग बदलते हैं और बिल्कुल देखने में लगता है अरे ये तो बिल्कुल है जो हम हमेशा से खा रहे थे। जी। तो आपको इन सारी चीजों के लिए ध्यान रखना होगा। साथ में तारीख की भी जांच की, एक्सपायरी डेट और जो बनने वाली निर्माण का तारीख और जो आखिरी जो खराब होने वाली तारीख है वो जरूर देख लें कि हम लेने के पहले ये लिखना बहुत जरूरी है। तो ये सारी चीजें देखना बहुत जरूरी है और ये भी देखना जरूरी है कि हम बात करते रहेंगे कि गीत सुनाते रहेंगे। गीत भी सुनाएंगे बुआ जी।
बाबूजी धीरे चलना, प्यार में जरा संभलना। हाँ, बड़े धोखे हैं इस राह में। बाबूजी धीरे चलना, प्यार में जरा संभलना। हाँ, बड़े धोखे हैं इस राह में। बाबूजी धीरे चलना। क्यों हो खोए हुए सर झुकाए, जैसे जाते हो सब कुछ लुटाए। ये तो बाबूजी पहला कदम है, नजर आते हैं अपने पराए। हाँ, बड़े धोखे हैं इस राह में। बाबूजी धीरे चलना, प्यार में जरा संभलना। हाँ, बड़े धोखे हैं इस राह में। बाबूजी धीरे चलना। ये मोहब्बत है ओ भोले भाले, करना दिल को हमों के हवाले। काम उल्फत का नाजुक बहुत है, आके होठों पे टूटेंगे प्याले। हाँ, बड़े धोखे हैं इस राह में। बाबूजी धीरे चलना, प्यार में जरा संभलना। हाँ, बड़े धोखे हैं इस राह में। बाबूजी धीरे चलना। हो गई है किसी से जो अनबन, थाम ले दूसरा कोई दामन। जिंदगानी की राहें अजब है, वो अकेला तो लाखों है दुश्मन। हाँ, बड़े धोखे हैं इस राह में। बाबूजी धीरे चलना, प्यार में जरा संभलना। लेकिन हम धोखा नहीं देंगे बुआ, और हम इंतजार भी नहीं कराएंगे हमारे श्रोता को, सभी हमारे सुनने वालों को। और सुताते हैं कथा सुधा में 6 आने का टिकट। और इसमें भी यात्रा की ही बात है जी, बाद में आएगी हो सकता है ये, क्योंकि पहला भाग है। तो सुनते हैं बड़ी रोचक सी ये कहानी और इसका पठन। जी। कथा सुधा, भाव भरी कहानियों का सागर, जिसकी लहरें कभी मुस्कुराहट सजाएंगी तो कभी आंखें नम कर जाएंगी। सामाजिक सरोकार से लेकर परिवार तक की होंगी बातें। कुछ मनोरंजन होगा तो कुछ सीख भी मिल जाएगी। हर बार नई अनसुनी कहानी की अलग अंदाज में होगी बयानी। कहानी की मौलिकता बनाए रखते हुए श्रोताओं के लिए कार्यक्रम रोचक और सुगम हो, इसलिए कहानी में थोड़े बहुत बदलाव किए गए हैं। आशा है आपको कथा सुधा में डूबना अच्छा लगेगा। 6 आने का टिकट पारिवारिक विषय से हटकर ये कहानी एक संपादक और लेखक के संबंधों की कहानी है। कहानी के लेखक भगवती चरण वर्मा ने लेखन और पत्रकारिता के क्षेत्र में ही प्रमुख रूप से कार्य किया है। इसकी झलक इस कहानी में दिखाई देती है। मुख्य पात्र संपादक किशोर जी और कवि और लेखक राम खेलावन शरण नारायण प्रसाद सिंह हैं। कहानीकार ने इन दोनों के व्यक्तित्व का सजीव चित्रण बखूबी किया है। कवि राम खेलावन शरण नारायण प्रसाद सिंह की भाषा शैली हास्य प्रधान है। दिल लगी पसंद कवि अपने व्यवहार से और बिना किसी को नाराज किए हुए अपने मन का और अपने लाभ का काम करवा लेता है। वाक्पटुता के साथ कवि संपादक से हर फायदा लेता है।
संपादक चिढ़ता है लेकिन बच नहीं पाता है, बल्कि हर बार खुद फंस जाता है। कहानी में लेखक को विनोदी स्वभाव का चतुर और बेबाक दर्शाया गया है। पैसे की बचत के लिए तरह तरह के उपाय करना और फिर उनका असफल होना कहानी की रोचकता बढ़ाता है। अंत में लेखक ने कहानी को एक अलग मोड़ दिया है। तो आइए सुनते हैं भगवती चरण वर्मा की लिखी कहानी 6 आने का टिकट। आइए आज सुने इस कहानी का पहला भाग। उस दिन जब मैं दफ्तर पहुंचा तो मैंने एक सज्जन को अपनी कुर्सी पर बैठा हुआ पाया। ये सज्जन अपने पैर मेज पर रखे हुए गुनगुना रहे थे और कभी-कभी एक पेंसिल से अपनी जांघों पर रखे हुए मेरे लेटर पैड पर एक आध लाइन भी लिख देते थे। अब यहां ये बतला देना अनुचित न होगा कि मैंने एक लेटर पैड 3 रंगों में छपाया था और हर एक पन्ने की लागत 2.5 पैसे पड़ी थी। वे मझोले कद के मोटे से आदमी थे, चेहरा किसी कदर गोल मटोल, ऊबड़ खाबड़ और भद्दा। उनकी मूंछें आधी और अच्छी तरह से छंटी हुई थी, आंखें बिल्ली की तरह। बिजली के पंखे की हवा में उनके बाल फहरा रहे थे और ये बतला रहे थे कि ये सज्जन काफी मौज में हैं। खादी का कुर्ता और धोती पहने थे। मेज के पास पड़े हुए तख्त पर मैं बैठ गया, ये समझकर कि दफ्तर के किसी कर्मचारी के ये मुलाकाती होंगे, और सुबह आए हुए पत्रों को उलटने पुलटने लगा। एकाएक इनकी निगाह मुझ पर पड़ी। मैं उस समय कुछ सिकुड़ा हुआ, कुछ सहमा हुआ एक पत्रिका के एक विशेष लेख को पढ़ रहा था, जिसमें हिंदी वालों को यह सूचित किया गया था कि मैं घमंडी हूं, मक्कार हूं, मूर्ख हूं। उन्होंने मुझे कुछ देर तक गौर से देखा। शायद मेरी मुद्रा देखकर उन्हें कुछ दया आई। मुस्कुराते हुए उन्होंने मुझसे पूछा, क्या आप इस दफ्तर में काम करते हैं? बहुत विनयपूर्वक मैंने उत्तर दिया, जी हां। और संपादक किशोर जी कब आते हैं? कोई समय तो उनका ठीक नहीं है। क्या आप उनसे मिलना चाहते हैं? जी जी जी, मैं उन्हीं से मिलने आया हूँ। अभी हावड़ा स्टेशन से आ रहा हूँ। वो सामने मेरा असबाब रखा है। मेरी उनकी मित्रता है, सोचा कि मिलाऊं और चला आया। वैसे वो रहते कहाँ हैं? और वास्तव में उनका ट्रंक और बिस्तर वहीं रखा था। उनके असबाब को देखकर मैं घबराया, लेकिन जब उन्होंने मेरे मकान का पता पूछा तो मैं मर्माहत सा हो गया। मैंने कहा, जी रहते तो वे यहां से करीब 10 मील की दूरी पर हैं, लेकिन शायद आजकल वे यहां नहीं हैं। 1 हफ्ते बाद उनके लौटने की खबर है। अरे, वो यहां नहीं है क्या? नहीं नहीं। ओहो, खैर दफ्तर तो है, यही रहूंगा। 1 हफ्ता कोई बड़ी बात नहीं है, इंतजार कर लूंगा। ये वार खाली गया। मैं सोच ही रहा था कि अब दूसरा वार कौन सा हो कि मेरे सहकारी श्रीराम ने प्रवेश किया। आते ही उन्होंने कहा, नमस्कार किशोर जी, आज जरा देरी हो गई, क्षमा कीजिएगा। मेरे सहकारी की बात सुनते ही उठकर खड़े हो गए। बड़ी भक्ति के साथ हाथ जोड़कर उन्होंने मुझसे कहा, आप ही किशोर जी हैं? जी। आपने तो खूब दिल लगी की। आप तो मुझे जानते ही हैं, राम खेलावन शरण नारायण प्रसाद सिंह, वही जिसने आपको 6 कविताएं भेजी थी, जिस पर आपने लिखा था कि खो गई, और जिस पर मैंने 12 कविताएं भेजी तो आपने लिखा था कि आंधी में उड़ गई। अच्छा। और फिर मैंने 18 कविताएं भेजी थी
तो आपने लिखा था कि जिस कंपोजिटर को आपने कविताएं कंपोज करने को दी है उस पर इतना प्रभाव पड़ा कि वो साधु बन गया। कविताएं अपने साथ लेता गया। लिहाजा मैं खुद अपनी 24 कविताएं लेकर आपकी सेवा में उपस्थित हूँ। अच्छा, तो आप ही राम खिलावन शरण नारायण प्रसाद सिंह हैं। हाँ 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 हाँ, आपका इस कुटिया में स्वागत है। आपके दर्शनों से मैं कृतार्थ हो गया। श्री राम जी, आपके ठहरने का प्रबंध छेदीलाल जी के धर्मशाला में करा दें। सुनिए, कमरा अच्छा होना चाहिए और एक बात का ध्यान रखिए। जी 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 जी, धर्मशाले में ठहरना मैं कभी पसंद नहीं करता जी। चोरों और बदमाशों का वहां जमघट रहता है। अच्छा। और मैं इसी दफ्तर के अतिथि गृह में ठहर जाऊंगा। क्या? उससे आपकी सेवा करने का मुझे पूरा अवसर प्राप्त होगा। मेरे दफ्तर में अतिथियों के लिए कमरा है, इसे कैसे पता चला? ओह, खैर। 4 दिन बाद सुबह के समय जब मैं सोकर उठा तो मुझे यह देखकर महान आश्चर्य हुआ कि श्री राम खिलावन शरण नारायण प्रसाद सिंह बरामदे में एक कुर्सी पर बैठे हैं और उनके सामने उनका बिस्तरा तथा ट्रंक रखा है। कल रात मैंने ये तय किया कि मुझे आपका संपर्क पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं हो रहा, क्योंकि दफ्तर में दिन भर आप व्यस्त रहते हैं और आपकी अमृतवाणी मैं नहीं सुन पाता। लिहाजा मेरा आपके घर में आपके साथ ही ठहरना उचित होगा। जी जी जी। इसके साथ ही बाजार का भोजन मुझे रुचिकर नहीं होता, यहाँ घर का भोजन मिलेगा। मेरी सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि आदमी मैं मुरव्वत वाला हूं और आसानी से ना नहीं कह सकता हूं। लिहाजा अब श्री राम खिलावन शरण नारायण प्रसाद सिंह मेरे निजी अतिथि बनकर मेरे घर पर जम गए। रोज सुबह वो मेरे साथ चाय पीते थे, भोजन करते थे, दफ्तर जाते थे। उनका ट्राम का किराया मुझे ही देना पड़ता था, क्योंकि कंडक्टर के पास आते ही वे मेरा मुंह देखने लगते थे। एक दिन दफ्तर पहुंचकर उन्होंने मुझसे कहा, किशोर जी। हाँ बोलिए। आज इच्छा होती है कि कलकत्ता घूम आऊं। बड़ी प्रसन्नता की बात है। जरा आप अपना ट्राम का टिकट दे दीजिए। वो तो मेरे नाम है, आप पकड़े जाएंगे। वाह, आपके दफ्तर के सभी आदमी तो उसका उपयोग करते हैं, मैं क्या मूर्ख हूं जो पकड़ा जाऊंगा। ठीक है। और उस दिन वो मेरा ट्राम का टिकट ले गए। मुझे अपने आदमियों को ट्राम का किराया देकर ट्राम पर भेजना पड़ा और शाम को जो मैंने हिसाब लगाया तो 10 आने का मुझे नुकसान हुआ। दूसरे दिन उन्होंने फिर ट्राम का टिकट मांगा। किशोर जी, वो ट्राम का टिकट दीजिए ना। राम खिलावन जी, मुझे बड़ा दुख है। ट्राम का टिकट मुझसे मेरे एक मित्र लेकर गए हैं। ओह, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मैं उनकी प्रतीक्षा कर रहा हूं, उनके आने पर चला जाऊंगा। और उस दिन अपने झूठ को छिपाने के लिए दिन भर अपने आदमियों को ट्राम के किरायों के पैसे देकर मुझे भेजना पड़ा। उस दिन 12 आने का नुकसान हुआ। तीसरे दिन उन्होंने फिर ट्राम का टिकट मांगा और मैंने फिर वही बहाना बना दिया। पर उस दिन के लिए मैंने एक स्कीम सोच ली थी। जैसे ही दफ्तर का कोई कर्मचारी बाहर जाने लगा तो मैं उसके साथ दफ्तर के बाहर निकला। बाहर निकलकर एकांत में उसे अपना टिकट दिया और उससे कह दिया कि वो मुझे बुलाकर एकांत में ही टिकट वापस करे। लिहाजा रोज का अब मेरा ये दस्तूर हो गया। इतवार के दिन सुबह मेरे साथ चाय पीते हुए श्री राम खिलावन शरण नारायण प्रसाद सिंह ने मुझसे कहा, किशोर जी। जी। आज तो आपकी छुट्टी है। हाँ। तो ऐसा कीजिए ना, मुझे कलकत्ता घुमा दीजिए। अरे राम खिलावन जी, मुझे दुख है कि
मुझे आपकी सेवा करने से वंचित रहना पड़ेगा, क्योंकि मुझे आज कई लोगों से मिलने जाना है। अरे भाई भीखू, देखो बाबूजी को आज शहर घुमा लाओ, और 2 6 आने वाले टिकट ले लेना दिन भर के, और ये लो 1 रुपया, ठीक है? नहीं नहीं, एक ही टिकट लाना, एक ही टिकट। मैं अकेले ही घूम लूंगा। अच्छा ठीक है। उस दिन उन्होंने जो चाय पी तो मैं दंग रह गया। 4 टोस्ट और छटाक भर मक्खन के अलावा उन्होंने पूड़ियों के साथ 4 लंगड़ा आमों का नाश्ता भी किया। इसके बाद वे 6 आने वाला टिकट जेब में रखकर कलकत्ता घूमने के लिए निकल पड़े। चलते हुए उन्होंने मुझसे कहा था, आप मेरे भोजन की प्रतीक्षा ना कीजिएगा, रात में लौटकर भोजन करूंगा। जी ठीक है। दिन भर मैं कामकाज में व्यस्त रहा। रात को मैं करीब 11 बजे घर लौटा, लेकिन एक अजब सा सन्नाटा मुझे मालूम हुआ। नौकर चाकर सभी मौजूद थे, लेकिन न मुझे भक्तिपूर्वक प्रणाम करने वाला मेरा भक्त था, और न लगातार प्रश्नों की झड़ी लगाने वाला, अजीब अजीब शंकाएं उठाने वाला और मेरी सूनी जिंदगी की सुख शांति हरने वाला मेरा अतिथि था। यानी श्री राम खिलावन शरण जी अभी तक लौटे नहीं थे। नौकर मेरा खाना ले आया, लेकिन यकीन दिलाता हूं मुझसे खाना न खाया गया। मैं न जाने क्यों अपने अतिथि के लिए चिंतित हो उठा। छह आने का टिकट। अभी आप सुन रहे थे भगवती चरण वर्मा की लिखी ये कहानी। आज आप सुन रहे थे इस कहानी का पहला भाग। राम खेलावन शरण नारायण प्रसाद सिंह के साथ क्या हुआ? वो रात को घर क्यों नहीं लौटे? क्या संपादक किशोर जी उन्हें सकुशल घर वापस लाने में सफल होते हैं? जानने के लिए सुनिए 6 आने का टिकट। इस कहानी का दूसरा और अंतिम भाग अगले सप्ताह। इसमें भूमिका सहित परिचय इस प्रकार है। राम खेलावन के रूप में जी श्याम, किशोर जी यानी सूत्रधार जयंत पात्रिकर। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। परिकल्पना और निर्देशन रेणु चतुर्वेदी। तो भाई हमें उम्मीद है कि साथियों को अच्छा लगा होगा। जी, और इंतजार करेंगे इसके दूसरे भाग का। तो एक गीत सुना जाए? हाँ बिल्कुल सुनेंगे, क्योंकि फिलहाल तो इंतजार कर रहे हैं हम भी गीत का। जी।
बरसो बरखा रानी जरा जम के बरसो मेरा दिल भर जाना पाए झूम कर बरसो बरखा रानी। तो भाई हमारे साथी भी इसी तरह से अपना स्नेह जो है वो जम कर बरसाते हैं जब हम कार्यक्रम लेकर हाजिर होते हैं सखी सहेली। जी, और एक बड़ा रोचक बुआ जी संदेश आया है जी। 15 अगस्त के पहले आज का दिन हम बहनें हाथों में, पहले मतलब ये कह रही हैं कि पहले हम हाथों में मेहंदी लगाया करते थे, नई रिबन से 2 चोटियां बांध के, ऊपर गजरा बांध के, और फिर उसके लिए फूल चुनना, ये सब चुरा के लाना, ये सब किया करते थे। हाँ, नहीं मिले तो चुरा के लाना पर लाना। हाँ तो भाई ये बड़ी प्यारी बात आपने याद दिला दी। वाकई हम सब भी इस दिन में बड़ा तैयारी तो करते ही थे ना। तुम्हें भी याद होगा बिटिया दीपा कि हम लोग ना क्या करते थे, सफेद जूते पहनने होते थे। हाँ। तब इतनी पॉलिश वगैरह नहीं आती थी, और जैसे बारिश होती है देख रहे हो, अगर कभी नहीं सूखा तो उस पे खूब चौक जाती घस देते थे और उसको चमकाया जाता था। मोजा अगर नया मिल गया तब तो भाई क्या बात है, लगता था सब लोग बस हमारा पैर ही देखें। बिल्कुल, है ना। कपड़े वगैरह अलग तरीके से, कभी वैसे तो हम लोग सामान्य तौर पर उसमें इस्त्री आदि नहीं करते थे, लेकिन उस दिन एकदम चमका के पहनते थे, लगता था भाई। और बड़ा अच्छा और बहुत उत्साहित रहते थे। छोटे छोटे थे ना बुआ, तो आज तो लड्डू मिलेंगे और खूब अच्छे गीत भी सुनाए जाएंगे, खूब खुश होते जी। तो उत्साह तो अभी भी उतना ही होता है, लेकिन तरीका थोड़ा बदल गया है। यही हमारे साथी कहते हैं कि कल हम भारत का 76वां जन्मदिन मनाएंगे। हम सब कृतज्ञ हैं उनके जिन्होंने अपने देश को स्वतंत्रता दिलाने में जाने कुर्बान की। आज कितने बदलाव आ गए हैं, देश में बहुत तरक्की की है हमने, पर नैतिक मूल्यों में हम नीचे आ रहे हैं। आज अन्याय अत्याचार बढ़ रहे हैं दिन ब दिन। लेकिन जो हमारे साथी ने पहले कहा था, हम उस पर अमल करेंगे और इस बात का ख्याल रखेंगे कि देश तरक्की की राह पर ऐसे ही आगे बढ़ता रहे। लेकिन आज तो ये जो विटामिन सी और ये सीरम वेरम जो चमक वमक है सब खत्म चलेगी। जी बिल्कुल नहीं खत्म होगी बुआ। इसको हम हाँ आज के लिए तो हम समेट लेते हैं, और इसको हम अगले दफा कभी लेंगे। बिल्कुल लेंगे, क्योंकि स्वतंत्रता दिवस के नाम पर चेहरे पर चमक तो वैसे ही है। बनी रहे जी, आगे तक बनी रहे, ताउम्र बनी रहे, इस उम्मीद के साथ सभी से विदा लेते हैं। तो आप सभी को नमस्कार। दीपा माहेश्वरी और बुआ का नमस्कार जी। सखी सहेली।